नमस्कार विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक संदेश यही है कि आज जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है। तो जब भी आप घर से घर से बाहर जाएँ, मास्क पहनें और सार्वजनिक स्थलों जैसे कि हॉस्पिटल, ऑफिस, मॉल इन सब जगहों पर भी आप मास्क पहनें। घर से बाहर जब भी जाएँ, आप हैंड सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर आप अपने साथ में रखें। उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। किसी से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ। इसकी बजाय आप हाथ जोड़कर हर एक व्यक्ति को नमस्कार या प्रणाम करें और अपने हाथ आप समय-समय पर साबुन से धोते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं नया वीडियो। इसमें है क्या देखते हैं। तो ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, पाठ 2, कार्यपत्रक 13, तिथि 9 नवंबर 2020, कक्षा 8, विद्यार्थी का नाम और कक्षाध्यापक का नाम। ठीक है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर और चर्चा करेंगे हम कंपनी का फैलता शासन पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत अभी हम आरंभिक काल पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक जो भारतीय रियासतों में अ, कंपनी के व्यावसायिक अ, प्रतिनिधि जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था है, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीजें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। तो ठीक है, तो अब देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि क अ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जिस राज्य में ये लोग कब्जा करके जाते थे, वहाँ पर क्या करते थे ये लोग अपने प्रतिनिधि तय वो मतलब नियुक्त कर देते थे, रेज़िडेंट कहा जाता है इनको। तो ये क्या करते थे कि जो भी उस राज्य में हो रहा था, राज दरबार में या राज्य में होता था, वो सारी जानकारी किसको देते थे? कंपनी को देते थे। और इनका काम क्या था कि ये काम ये था कि जो रा इनका काम ये था कि राज अब कंपनी के हितों को बढ़ाना, है ना? कंपनी के हितों को बढ़ावा देना, मतलब कंपनी का फ़ायदा सोचना। ये लोग ये भी तय करते थे कि भई अगला किसको राजा बनाया जाए, किसको किस पद पर बिठाया जाए, है ना? ताकि जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, जो कंपनी के हित में काम करेगा, उसको ये लोग राजा बनाएँगे, उसको ये लोग कुछ अच्छे-अच्छे पद देंगे, है ना? तो अब ये है बात। आगे देखते हैं क्या होता है ठीक है? देखिए, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। ठीक है? कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। ठीक है? तो आप आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में? थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है? तो ये चीज़ आप बताइए, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी गई है कि भई सहायक संधि क्या होती थी? कि सहायक संधि का मतलब ये था कि आपकी सुरक्षा कौन करेगा? कंपनी करेगी। लेकिन सेना तो ठीक है कंपनी देगी आपको, लेकिन उसके सेना का खर्च कौन उठाएगा?
वो कौन उठाएगा? जो राजा या जो रियासत सहायक संधि को मानेंगे। तो अगर क्या होता था कई बार कि अगर कोई रियासत जो थी अगर कंपनी की सेनाओं के लिए भले हर महीने उनको खर्चा देना पड़ता था ना, तो जिस महीने भी अगर कंपनी की राजा जो है वो रकम अदा करने से चूक जाते थे सेना के लिए, तो वो कंपनी का कुछ इलाका उनको जो है कंपनी को अपने राजाओं को क्या करना पड़ता था? कंपनी को कुछ इलाके सौंपने पड़ते थे। अब देखिए अवध का उदाहरण दिया 1801 में, भई अवध के जो रियासत थे वे रकम नहीं चुका पाए, तो उनके कुछ इलाके ले लिए कंपनी ने, मजबूर किया कि भई तुम अपने कुछ इलाका दो, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने के लिए चूक गए थे। इसी आधार पर भी हैदराबाद के कुछ इलाके कई छीन लिए गए थे, ठीक है? तो आप देखते हैं आगे क्या है इस वर्कशीट में? सीधी लड़ाई, ठीक है? अब सीधी लड़ाई के बारे में बात करते हैं। ये तो था अप्रत्यक्ष रूप से भई कैसे छल-बल किसी भी तरह से करके ये लोग कंपनी के मतलब ये था कि किसी भी तरह से भारतीय राजाओं को कंपनी के अधीन लाना है बस। अब सीधी लड़ाई के अंतर्गत क्या है? आरंभिक आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दे दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। ठीक है? तो इसे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। ठीक है? वो उदाहरण कौन से देखते हैं? तो मैसूर का टीपू सुल्तान। तो ये कुछ उदाहरण देखते हैं। हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान और 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार के तट पर होने वाला व्यापार जो मालाबार देखिए, आप ये देखते हैं, मालाबार तट के पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया? अपने रियासत में पड़ने वाले अपने अपने रियासत में पड़ने ठीक है, अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात कंपनी के क्या किया? अपनी रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे, उनसे कंपनी को क्या है? काली मिर्च और इलायची निर्यात करने से रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कम कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। ठीक है? सुल्तान ने क्या किया? स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है? सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई। ठीक है? वो कब-कब देखते हैं 1867 में ठीक है, सॉरी सत 1767 में 67 में 1007 मतलब 1767 से 69 आ ठीक है? तो देखिए, कब-कब जंग हुई? 1767 से 69, 1780 से 84 और और कब हुई जंग? देखिए, 1800 ठीक है, 1890 वो 1790 से 92 और 1799 में, ठीक है? तो ये 4 बार जंग हुई, मैसूर की और अंग्रेजों की, ठीक है? श्रीरंगपट्टनम की 1799 जो हुई थी, में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी
सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, तो देखिए अब आप जानते ही है भाई, टीपू सुल्तान से अंग्रेज लोग क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि जो मालाबार का जो व्यापार था, मालाबार से होने वाला व्यापार था, वो मैसूर रियासत में पड़ता था। वहाँ से अंग्रेज लोग क्या करते थे, काली मिर्च, इलायची खरीदते थे। तो उसने क्या किया, तो टीपू सुल्तान ने 1785 में जैसे ही वो अपनी गद्दी पर बैठा, उसने क्या किया, नहीं, अब कोई व्यापार अंग्रेज लोग नहीं करेंगे, और जो स्थानीय व्यापारी थे वहाँ पर जो बसे हुए, उनको भी कहते थे आप अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजों से कोई व्यापार मत करो। उन्होंने फ्रांसीसियों से घने अच्छे संबंध बनाए और उनकी मदद से एक आधुनिक सेना तैयार की। तो लेकिन फिर 4 बार लड़ाई हुई मैसूर से अंग्रेजों की, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। फिर 99 में टीपू सुल्तान मारे गए, श्रीरंगपट्टनम की में जो जंग हुई थी। तो उसके बाद में क्या किया गया, अंग्रेजों ने मैसूर का जो शासन था, पुराने जो शासक थे वोडियार वंश, उनको दे दिया और उन पर भी सहायक संधि थोप दी। ठीक है, अगला देखते हैं, मराठों से लड़ाई। ठीक है, देखते हैं, 18वीं शताब्दी के आखिर से मराठों की ताकत को भी हम 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी खत्म करने के लिए सोचने लगी थी, है ना? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो मराठों का सपना था कि वो अ, देश कि वो दिल्ली से पूरे देश का शासन चलाएंगे, वो सपना पूरा चूर-चूर हो गया, है ना? अब उन्हें कई राज्यों में बाँट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग-अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अधीन एक के अंतर्गत एक राजमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य का सैनिक प्रमुख होता था। सैनिक व प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस इस मराठा सरदारों के मतलब मराठा संघ के बहुत बड़े योद्धा थे और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के बाद में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई भी नहीं जीत पाया, है ना बच्चों? अब देखो, दूसरा युद्ध अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, कई मोर्चों पर हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि जो है उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, और 1817 से 1819 की जो अंग्रेज मराठा की अंग्रेजों ने क्या किया, 1817 से 19 में जो युद्ध हुआ था, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर में भेजा गया पेंशन पर। ठीक है, कानपुर में भेजा गया पेंशन देकर के। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरा का पूरा भूभाग पर अंग्रेज कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, तो देखिए मराठाओं को उन्होंने कैसे कब्जे में किया, लगातार युद्ध करके कब्जे में किया, है ना? तो अब मराठाओं से भी देखिए 1782 में इन्होंने लड़ाई की, तो कोई जीत ही नहीं पाया। सालबाई की संधि के अनुसार उनका जो है दोनों का अंत हुआ। फिर मराठाओं का ये भी बताया गया इसमें, मैंने आपको बताया कि मराठा जो है, जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया दिल्ली पर, तो मराठों ने उनसे लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मराठा बुरी तरह से हार गए। तो ये उनका जो सपना था कि दिल्ली से मुगलों की तरह शासन चलाएंगे, बिल्कुल टूट गया। फिर उनको कई राज्यों में अपने आप को उन्होंने बांट दिया, उनको कई राज्यों में बांट दिया गया। इसका सैनिक प्रमुख जो है पेशवा होता था और प्रशासकीय प्रमुख भी होता था, है ना? कई राज्यों में इनको बांटा गया, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, है ना? तो इनका प्रमुख कौन होता था? पेशवा, मंत्री भी होता था उनका और सैनिक प्रमुख भी होता था।
तो फिर अंग्रेजों से उनकी सीधी टक्कर हुई मराठों से 1782 में, जो कि कोई नहीं जीत पाया। सालबाई संधि के अनुसार सलबाई की संधि से वो खत्म हुआ ये युद्ध। वो युद्ध फिर 1803 से 1805 में युद्ध हुआ। उनमें बहुत से इलाके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिए, उड़ीसा के इलाके और यमुना के आसपास के इलाके, आगरा और दिल्ली के कुछ भूभाग। और 1817 से 19 में जो विंध्य प्रदेश के दक्षिण में जो इलाका था, पूरा का पूरा कंपनी के नियंत्रण में आ गया, है ना? अब देखते हैं प्रश्न देखिए, प्रश्न ए। ईस्ट इंडिया देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो देखते हैं उत्तर क्या है। जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक कंपनी को रकम अदा करने से चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने ठीक है, उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेनाओं के लिए रकम अदा करने से चूक गया था। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए थे। ठीक है, तो ये है उसका आंसर। प्रश्न 2, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? देखिए, उत्तर 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में देखिए 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची खरीदने के इन निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। ठीक है, सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की ठीक है, अंग्रेज 2 बार लड़ाई हुई, 1790 से 1792 में। 1799 की जो जंग हुई थी, 1799 उसमें टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है, और मैसूर का राज्य आज पुराने राजवंश जो था वोडियार, उनको सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, अब देख प्रश्न 3, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन-कौन से थे और ये संघ किस प्रकार से शासित था? देखिए, मराठा संघ कई राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग-अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे संघ एक पेशवा जो है सर्वोच्च मंत्री होता था, उसके अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया? ठीक है, अगला इसका आंसर देखते हैं। उत्तर 4, एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के अनुसार खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः
1817 से 1819 के अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। मराठों की ताकत को पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है।